हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज अडानी विल्मर लिमिटेड के ऊपर। कंपनी के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो ध्यान रखिए, वही स्टॉक पे बात होती है जिन पे आपका क्वेश्चन हो। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिंदास नहीं संकोच बता दीजिए कि इस स्टॉक पे वीडियो चाहिए, जल्दी उस पर भी वीडियो अपलोड हो जाता है। थोड़ा बस एनालिसिस का टाइम हमें आपको देना होगा। तो अडानी विल्मर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टॉक को अगर देखा जाए तो अपने हाई से लगभग 66% टूट चुका है। एक जबरदस्त तेजी रही और उसके बाद में ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मार्केट में एक हवा फैल रहा है कि क्या ये स्टॉक 100, 150 या 200 आ जाएगा, क्या 200 के भी नीचे आ सकता है, कुछ इस टाइप की बातें चल रही है। तो इसको एनालाइज करते हैं। लोगों के मन में क्वेश्चन है कि जो ऊपर से लेके बैठे हैं वो अब क्या करें। कुछ पूछ रहे हैं कि यहां पे ले ले, क्या इन्वेस्टमेंट का मौका है क्या। कुछ बोल रहे हैं कि उनके पास आईपीओ का लिया हुआ है, अब क्या करें। तो बहुत से लोगों के डाउट्स है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, किसी टाइप से कोई एडवाइस नहीं है भैया, सिर्फ और सिर्फ सिखाने के पर्पज से है कि किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना सही होता है। डिसीजन आपको लेना है अपने रिस्क को समझ के। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। फंडामेंटल्स भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले टेक्निकल, फिर फंडामेंटल एंड देन चार्ट पे चर्चा। तो अगर आप देखें इस चार्ट को तो आपको पता चलता है कि रिटेलर्स भाई सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो आपको सबसे पहले समझना होगा। हमेशा वो ज्यादातर क्वांटिटी कब लेते हैं किसी स्टॉक में, जब उस स्टॉक का नाम हो जाता है। ये होता है उसका नाम होना, मतलब वो स्टॉक छोटे टाइम में 2, 2.5 गुना 3 गुना हो जाता है। और हर बार मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जो स्टॉक छोटे टाइम में बड़ा चलते हैं वो बड़े टाइम में बहुत छोटा चलेंगे। तो अगर आप कायदे से देखो, अगर आप अभी देखोगे तो आपको रिटर्न्स क्या है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। आप लोग यहां पर फंसे हुए। ज्यादातर लोगों की जो एवरेज बाय होगी वो मेरे हिसाब से 500 रुपए से ऊपर की बाय होगी, मतलब इस रेंज की बाय होगी। 800 की मैं नहीं कहूंगा, ना 700 कहूंगा, 500 से 600 के बीच में सबसे ज्यादा एवरेज बाय हुई है। इस चार्ट को देख के मुझे ऐसा लगता है 500, 600, 650 इस प्राइस पे बहुत अच्छी बाय होगी और लोग वहां से फंसे हैं। उनको 50-60% का नुकसान अच्छा खासा लग रहा है। लेकिन हर बार हम यही गलती करते हैं। हम कब लेते हैं शेयर को, जब वो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका, और ब्रेकडाउन करके तो क्लियर कंफर्मेशन था कि निकलो। यहां पे डबल टॉप टाइप फॉर्मेशंस भी लगी थी, वहां भी कंफर्मेशंस थे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट नहीं समझते लोग। इन्वेस्टमेंट ऊपर नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट हमेशा नीचे होता है। स्विंग्स आप कभी भी कर सकते हो, ऊपर स्विंग करते तो शायद बच जाते। तो अब बात करते हैं पहले इसके फंडामेंटल्स की, देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और फंडामेंटल क्या बोलते हैं। तो अब आ गया हमारे सामने अडानी का फंडामेंटल डाटा। फॉर्च्यून ब्रांड है, सबको पता है, एडिबल ऑयल के अंदर कंपनी लीडर है, नंबर 1 लीडर है, मार्केट लीडर एडिबल ऑयल में, टॉप 10 एफएमसीजी कंपनीज में आती है और इसकी हाउस होल्ड रीच बहुत अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क ये है, बहुत बढ़िया बात है। फॉर्च्यून ऑयल के बारे में किसको नहीं पता, ऐसे ही दूसरे फॉर्च्यून के अदर भी चीजें आती है, जैसे उसमें मैदा हो गया, शुगर, आहार, दाल और जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर इसको हम आगे करें, यहां पर आपको पता चलेगा एडिबल ऑयल के अंदर इस कंपनी के किस किस टाइप के काम है। वनस्पति, एडिबल ऑयल, स्पेशलिटी फैट्स और यहां पे लॉरिक रेंच, ये सारे इसके काम है जो डिफरेंट टाइप से काम आते हैं। इसको अगर आप दूसरी चीज में देखें तो एडिबल ऑयल के अलावा कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, फूड और एफएमसीजी। उसमें कौन सी चीजें आएंगी, खिचड़ी, 5 मिनट सोया चंक, पोहा वगैरह, ये सारे आइटम जो है, पल्सेस यानी दालें, ये सब आती है, ये कंपनी बनाती है। यानी इस कंपनी के ब्रांड के अंतर्गत ही है वो सारी चीजें। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एसेंशियल होते हैं वो बनाती है, जिसमें कैस्टर ऑयल, ऑयलोकेमिकल, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती है। ये हमें समझनी होगी। ये हुई इसकी बेसिक लेवल जानकारी कि 3 जगह मेनली ऑपरेट हो रही है ये चीजें। यहां पर 3 कौन सी चीजें हो गई, फर्स्ट हो गया एडिबल ऑयल, सेकंड हो गया एफएमसीजी एंड फूड, थर्ड हो गई इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स, उसमें कंपनी काम करती है। आइए अब इसके फंडामेंटल डाटा को समझते हैं। और इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको पता रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आराम से पूरा वीडियो आपको देखना है। मार्केट कैप 41,000 करोड़ की है। बुक वैल्यू से अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो काफी ज्यादा है। दिक्कत यहां पर ज्यादा है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। बहुत बेकार पी है, बहुत गंदी पी है। आरओसी अच्छा माना जाएगा, आरओई खराब है, लेकिन आरओसी को अच्छा कह दूं कैसे जब पी का वैल्यूएशन इतना है, तो इसे भी अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पर 88% के लगभग है, जो विद इन 3 ईयर लिस्टिंग के इनको 75% के नीचे करनी होगी। तो यानी यहां पे 12-13% होल्डिंग अभी बिकनी बाकी है, जो कि 2022 का शायद आईपीओ था, तो 25 से पहले बिकेगी। तो अब आप उसकी प्लानिंग कर सकते हो कि क्या होने वाला है। डेट यहां पे कंपनी पे है, डेट फ्री नहीं है, कंपनी पे डेट है, आधा कर्जा है, ऐसे मान के चलिए इक्विटी के कंपैरिजन में। प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, नहीं है और नहीं है। यहां पर मार्केट कैप टू सेल्स कंपनी की नीचे ट्रेड करती है, जो कि अच्छा साइन होता है, बट यहां पर इसके वैल्यूएशन इतने महंगे कि इसको अच्छा साइन कहने का मन ही नहीं करता और है भी नहीं अच्छा साइन। अगले चलिए यहां पर एक चीज और देख लीजिए, कंपनी का खुद का पी देखिए और साथ में इंडस्ट्री का पी देखिए। ये कंपनी का खुद का पी और यहां पर इंडस्ट्री का पी, आप ध्यान से देखिए कहां से, मतलब क्या बोले इसके ऊपर कि किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं है वैल्यूएशन पे। ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं हो सकते और ना इस वैल्यूएशन को हम जस्टिफाई कर सकते। यहां पर अब आप इसका पी रेशियो देखिए, पी चार्ट मैंने लगाया है, पिछले कई सालों का पी चार्ट है।
यहाँ आपको लग रहा होगा कंपनी जो है अपने मतलब लोवेस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है वो समझिए। कंपनी लोवेस्ट प्राइस पे तो आ रही है, लेकिन हाईएस्ट एवर पी है ये जो इसकी है लिस्टिंग के बाद से। इतनी ज़बरदस्त और भयंकर पी कभी नहीं हुई, यानी टोटली ओवरवैल्यूड स्टॉक है अगर इसको प्रॉफिट के कंपैरिजन में देखा जाए तो। एवरेज पी भी इसकी मीडियन जो है वो 90 रही है अभी तक, और खुद चल रहा है अभी भी ये 226 पे, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप समझिए यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं नजर आ रहा। अब इसकी अगर आपको मैं P&L दिखा दूँ डाटा, ये क्वार्टर रिजल्ट है, सितंबर का रिजल्ट आ चुका है, मैं इसी का वेट कर रहा था, वरना वीडियो आपको मैं पहले दे देता। देखिए क्या आया है, 131 करोड़ का लॉस। सेल्स कितनी है, 12,000 करोड़ की। उससे पहले 12,900 करोड़ की सेल्स, 79 करोड़ का लॉस। पहले भी आप देख सकते हो हाईएस्ट एवर सेल्स रही थी दिसंबर 22 के अंदर, उस टाइम पे कंपनी ने 246 करोड़ का प्रॉफिट लिया था, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन देखो 3-4-2-1 ये क्या मार्जिन होते हैं क्या? बहुत से लोगों को शायद बुरा लगेगा ये डाटा देखने के बाद कि यार अडानी की बुराई मत करो, हमें अडानी लेना है। अरे भाई तुमको लेना है इसलिए इसकी बुराई ना हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। कंपनी की रियलिटी समझो ना, 12,000 करोड़ की सेल्स करके आप 131 करोड़ का लॉस कर रहे हो। यहां पर 15,000 करोड़ की सेल्स करके आप 200 करोड़ का प्रॉफिट ला रहे थे, उसमें 4% मार्जिन, आपके मार्जिन 1% पे मेंटेन हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट नहीं है। 1% भी मेंटेन आपसे नहीं हो रहा है, और आप चाह रहे हो आपको वैल्यूएशन मिल जाए। किस बात की, हलवा है क्या? ये कोई हलवा थोड़ी है। इस स्लाइड को हटाकर मैं दूसरी स्लाइड लगाता हूं। दिस इज द डाटा ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब बात करिए इसके ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की सेल्स देखिए, प्रॉफिट देखिए, इसका सेम ही सेल्स है ना, लगभग 15,000 करोड़ के आसपास की सेल्स है। प्रॉफिट देखो इसका, तो कहां से आप इसको कंपेयर करते हो? लोग कहते हैं अडानी विल्मर हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह होगा। अरे मजाक समझ रखा है क्या? सेम सेल्स के ऊपर डाटा देखो क्या हो रहा है। होगा तब होगा तो इंडिकेशन भी तो आएंगे। उम्मीदों में तो सब कुछ ही होता है, सपनों में तो सब कुछ ही होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी उम्मीदों में, लेकिन समझो तो सही रियलिटी को। आप देख ही नहीं रहे हो इस चीज को कि अडानी का लॉस कितना आ रहा है, प्रॉफिट क्या है, सेल्स कितनी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर से कंपेयर कर रहे हो। मजाक थोड़ी है कोई। आइए वापस स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए आप, ये इसका ईयरली P&L जो है वो अब चलाता हूं आपके सामने। ये देखिए ईयरली P&L, यहां पर देखिए लगभग आप 54,000 की ट्रेलिंग 12 मंथ की आपकी सेल्स रहेगी, 130 करोड़ का आपका प्रॉफिट आएगा। मतलब इतनी भयंकर सेल्स करके आप इतना ही प्रॉफिट दोगे क्या? 1% भी नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। यहां पर देखिए जबरदस्त सेल्स रही, प्रॉफिट मार्जिन 1% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूं मैं, 1% का नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो 1% वाला धंधा करना है क्या आपको? आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। कंपनी की बुराई सुनने को तैयार नहीं है लोग, भाई साहब नहीं है फंडामेंटल भी उतने स्ट्रांग। अगर आप बात करो इस चीज की प्रॉफिटेबिलिटी कहां है, तो बड़े इंस्टीट्यूशन ऐसे पैसे नहीं लगाते। वो रिटेलर्स लगा सकते हैं जो ओवर एक्साइटेड होते हैं, जिनको पता कुछ है नहीं, बस पैसे लगाने हैं। अरे मजाक थोड़ी है कोई। आगे देखो यहाँ पे 800 करोड़ का प्रॉफिट, 700 करोड़ का प्रॉफिट। ये देखो यहाँ पे 37,000 की करोड़ की सेल्स पे आपने इतना प्रॉफिट लाया, जो लगभग आपका 2% था नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये 2% था। ये क्यों मेंटेन हुआ? क्योंकि आपका ओपीएम जो है वो 4% मेंटेन हो रहा था। अब आपका ओपीएम 4% से कम ही हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट मेंटेन कैसे हो जाएगा? इस चीज को भी सोचो। अब यहां पर सेकेंड चीज, यहां पर अगर आप किसी और भी स्टॉक को देख लेना, पहले मैं इधर आपके कंपैरिजन में लगाता हूं, अब एक स्लाइड चलाता हूं। दिस इज द हिंदुस्तान यूनिलीवर डाटा, ये ईयरली P&L है। इसको देखो, अब किसमें पैसे लगाने हैं, इंस्टीट्यूशन किसमें लगाएगा, बड़े इन्वेस्टर किसमें लगाएंगे, वो आप सोचो कि किसमें लगाएंगे वो लोग। जहां प्रॉफिटेबिलिटी है वहां, या जहां लॉस मेकिंग है वहां? हाँ, वो लॉस मेकिंग में तभी पैसा लगाएंगे जब उनको उम्मीद हो कि यहां भारी प्रॉफिट आने वाला है। तो वो न्यूज आपको और मुझे कौन बताएगा भाई? कोई बताने से रहा। तो उन चीजों को समझने के लिए हमें चार्ट की समझ होनी चाहिए, वो भी देखेंगे। लेकिन फंडामेंटली जो रियलिटी है वो तो एक्सेप्ट करो ना, कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, कुछ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि माउथ वेटरिंग वैल्यूएशन से और बस फटाफट से मुंह में पानी आए, इसको कंपनी को उठा लिया, वैसा नहीं है। यहाँ पे आइए वापस अडानी पे, ये आपने देखा डाटा। आगे चलते हैं इस कंपनी का। अब आप यहां पर जरा बोरोइंग देखिए, बोरोइंग कितना है। ये बोरोइंग इसका बढ़ते जा रहा है, यहां पे देखो, और रिजर्व्स इसके टूटे हैं सितंबर और मार्च को कंपेयर करें तो आपको वैल्यूएशन उस हिसाब से कैसे मिल जाएगी? क्या उम्मीद लेके बैठे हो? हलवा थोड़ी है भाई साहब। हमें रियलिटी समझनी होगी, कंपनी में दिक्कत है, डेट की दिक्कत तो शुरू से अडानी ग्रुप में, और इन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना होगा। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो। आपको लगता है कि भाई अडानी बहुत बढ़िया कंपनी है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा खराब कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत खराब है। कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे आते होंगे, कंपनी बहुत बढ़िया होगी, फ्यूचर में ग्रोथ भी हो सकती है, लेकिन अभी रियलिटी है कि वैल्यूएशंस है ही नहीं। यहां देखो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 88% की है, जो कि लिस्टिंग के बाद में इनको 75 तक करनी है 3 सालों के अंदर। तो ये यहां से 13% कम होने वाली है। यहां पे FII जो कि 2% होल्डिंग में थे मार्च 22 में, और मार्च का भाव देख लेना, अप्रैल 22 के अंदर इस स्टॉक का टॉप लगा था। उनको पता नहीं है क्या? यहां पे टॉप लगवा दिया उन लोगों ने। 2% की होल्डिंग थी, वो गिरते गिरते यहां पर ये खत्म हो गई ऑलमोस्ट। ये पागल हैं, और ये जो है ना, ये वाले भाई साहब ये सारे समझदार है। ये कह रहे हैं हमें पता है, अडानी में विश्वास है हमें। बिल्कुल रखो विश्वास, लेकिन थोड़ा लॉजिक तो रखो उसके पीछे। यहां पर आप 9% थे, आप 11 हो गए, ये 2 से 0 हो गए, और इनको भी 13% कम करना है। ये अभी कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके ऊपर कुछ लगा हुआ है अभी।
तो समझो तो सही रियलिटी को कि यहाँ पे DIIs क्यों नहीं है, म्यूचुअल फंड क्यों बाय नहीं कर रहे भाई अडानी विल्मर को, वो पागल लोग हैं क्या, क्यों बाय नहीं कर रहे? जैसे कई बार तर्क मिलता है ना कि म्यूचुअल फंड मूर्ख है क्या, उन्होंने इस कंपनी में पैसा डाल रखा है। इसका भी मैं आपको आंसर बाद में दूंगा कभी, लेकिन इन्होंने अभी तक एक भी छोटा सा पैसा भी नहीं डाला म्यूचुअल फंड्स ने। क्यों नहीं डाला इतनी गिरावट के बाद भी? सोच के देखो उसके पीछे का लॉजिक कि भाई साहब वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भागेंगे या लॉस मेकिंग कंपनीज की तरफ भागेंगे। उनको भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका भी जवाब होता है, सामने जवाब देना पड़ता है इन्वेस्टर्स को कि भाई पैसा कहां लगा रहे हो, तो वो सारी चीजें उनको भी देखनी है। आगे देखिए यहाँ पर ये आपको पूरा चार्ट के फॉर्मेट में समझ लो, प्रमोटर्स की होल्डिंग, अदर्स की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पब्लिक की और FIIs की। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इनके पास ये सारा का सारा माल, बहुत अच्छी बात है। ये 75 करना है तो 13% कम करनी जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके लिए वो शेयर को ऊपर ले जाएंगे क्या, ये उम्मीद भी हमारे भाई रिटेलर भाई लगा के रखते हैं, हो सकता है ले जाएं, लेकिन वो चार्ट पे भी तो दिखेगा। बट इतना समझ लो फंडामेंटली कुछ इतना स्ट्रांग नहीं है कि इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करे। फंडामेंटल सच है, वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये इसके मार्केट शेयर बहुत जबरदस्त कंपनी है। देखो मस्टर्ड ऑयल में, कैस्टर ऑयल में इसके मार्केट शेयर बहुत जबरदस्त है, एडिबल ऑयल में, यहाँ पे ग्लिसरीन में, राइस में, सनफ्लावर ऑयल में, जबरदस्त, मतलब खतरनाक, बहुत बढ़िया माना जाएगा कि इतना बढ़िया मार्केट शेयर कंपनी रखती है, इतनी अच्छी इसकी जो रीच है वो सब जगह है, कंपनी खराब नहीं है। वैल्यूएशन फिर भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाइड होंगे? आप 226 की पी पे ट्रेड करा रहे हो स्टॉक को, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, कंपैरिजन करते हो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर से, मजाक थोड़ी है यार। आगे देखो यहाँ पर इसका पैसा कहाँ से आता है, देखो मेजर पैसा जो वो एडिबल ऑयल से ही आता है, 76% की रिवेन्यू। यहाँ पे फूड एंड FMCG से 8% और इंडस्ट्रियल एसेंशियल से 16% की रिवेन्यू कंपनी जो वो लेकर आती है। ये हमें पता होनी चाहिए, बेसिक लेवल जानकारियां हैं जो हमें किसी भी कंपनी के लिए पता हो। यहाँ पे कंपनी पैसा कहाँ से कमाती है? आउट ऑफ इंडिया से लगभग 13-14% की रिवेन्यू और इंडिया से लगभग 86-87% की रिवेन्यू कंपनी लेकर आती है। ये देखो ये बेसिक लेवल जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। इनके बारे में जब हमें जानकारी रहती है तो हमारे डिसीजन लेने में आसानी रहती है। इसके चार्ट पे बात करेंगे, वहां चर्चा करेंगे कि चार्ट क्या बोलता है, लेकिन ये चीज समझ लो कंपनी खराब नहीं है, फंडामेंटल कंपनी के खराब नहीं है, लेकिन कंपनी के वैल्यूएशन सही नहीं है तो फंडामेंटल कैसे सही कह दें? इस चीज को समझो। और जो लोग मार्केट में हवा बना रहे हैं, दिस इज एन एक्चुअल इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। भाई साहब यहाँ ये स्टॉक मार्केट है और टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है ना कि आने वाले 10 महीने का नहीं पता, 10 साल की बात तो छोड़ो आप। तो यही रियलिटी में समझो कि अभी का डाटा क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना सीखो कि राइट नाउ कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कंपनी की ब्रांड रीच और बहुत अच्छी चीज है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो कंपनी खराब नहीं है लेकिन फंडामेंटल सही भी नहीं कह सकते। इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। बाकी करते हैं चार्ट पे चर्चा, देखते हैं करना क्या है। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहा है फंडामेंटल के बाद हमारे चार्ट पे चर्चा का डाटा, और इसको देखिए कंपनी क्या जबरदस्त फॉल करी है, 66% अपने हाई से टूटी। और यहां पर इस कैंडल पे मैंने कर्सर रखा 25 अप्रैल 22 का, यहां तक FII की होल्डिंग कितनी थी? 2%। अप्रैल मई जून का क्वार्टर है उसमें कितनी होगी? 1% के लगभग। तो वो माल जो बिका है ना, ये वाला जो आपको डाउन साइड दिख रहा है, ये FII क्रिएटेड डाउन साइड था। जिसको समझ में आया उसको आ गया, जिसको नहीं आया वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा के डाटा को चेक करे, पता चल जाएगा। तो ये इसकी गिरावट का डाटा रहा और अब तक 66% अपने हाई से टूट चुका है। अब चलिए इस गिरावट के डाटा को मैं हटाता हूं यहां से। अब आज की डेट में सिचुएशन क्या है वो समझते हैं। दिस इज द वीकली चार्ट सिचुएशन। समझो अभी अडानी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहां पर, ये जो प्राइस है ये 302 रुपए का है, आप 300 रुपए मोटा मोटी पकड़ लो। इसके नीचे अडानी जाता है तो फिर दिक्कतें और होगी, ये ध्यान रखना। कहां तक जाएगा वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये दिक्कतें करेगा। ऊपर में स्टॉक को 370 के ऊपर आना बहुत जरूरी है, 370 पकड़ो आप। इसके ऊपर आता है तब तो इसकी जो डाउन साइड है ना, डाउन साइड वो एक बार थमेगी, मतलब बेरिशनेस खत्म होगी, बुलिशनेस नहीं आएगी, बेरिशनेस खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखो। तो 370 के जब तक नीचे है तो एक बार नमस्ते करना ही बेटर है इस स्टॉक से। जो फ्रेश लेना चाहते हैं उनके लिए पता चला कि यहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है। अब स्टॉक के लिए प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल कहां हो सकता है, उसके लिए आपको ये डाटा देखना है 420 वाला लेवल। ये देखिए यहीं पर, पीछे भी देखो यही लेवल इंपॉर्टेंट था, 418 का है, आप 420 पकड़ो कि ₹420 के जब ऊपर आएगा तो यहां पे बुलिश मूवमेंट शुरू होगा। उससे पहले आप बुलिश मूवमेंट की बात भी नहीं कर सकते एज पर प्रेजेंट चार्ट। हो सकता है भविष्य में आगे जाके वो लेवल 370 पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन अभी तो यही रियलिटी है, वो हमें समझनी होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये 300 रुपए के आसपास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको भी तोड़ा तो कहां जाएगा उसकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं मंथली चार्ट पे, देखते हैं वो चार्ट क्या बोलता है। हमें हर तरीके से एनालिसिस सीखना है, हमें एक बार डिसीजन बनाने से पहले 10 बार अपनी एनालिसिस को कंफर्म करना है। यहां पर ध्यान से देखिए, स्टॉक ने यहां पर इंपॉर्टेंट जो आपको दिख रहा है, ये यहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, स्टॉक टूटा, अगेन कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन टूटा, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है यहां पे जो हमने वीकली चार्ट पे देखा था, इसके नीचे दिक्कत है। ऊपर में 420 के ऊपर ही देखिए जो हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा वो इसके ऊपर आएगा, तब तक कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए इस स्टॉक में यहां पर
300 के नीचे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मंथली चार्ट भी हमें बता रहा है। राइट नाउ मंथली चार्ट पे देखिए ऊपर में 2 महीने से 368 का यानी 370 का लेवल नहीं टूटा है और नीचे में 300 का लेवल नहीं टूटा, जो कि पिछले मंथ का लो बना हुआ है 300 रुपए के आसपास। तो इन दोनों लेवल पे हमें अपनी नजरें रखनी है, ऊपर में 368, नीचे में 300। आप 370 एंड 300 को पकड़ के रखिए। तो मंथली चार्ट अभी क्या बुलिश है क्या? जी नहीं है, नेगेटिव है। और इवन ये तोड़ता है तो यहाँ पे फिर नया सपोर्ट भी हमें नजर आ रहा है। चलिए इसको डेली कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या पता कुछ और क्लैरिटी और पिक्चर हमें मिल जाए वहाँ पे डेली पे। सो दिस इज द डेली चार्ट, ये हमें पता चला यहाँ पे। ये हमने डेली चार्ट खोला, पूरा चार्ट खोलेंगे डेली ताकि आपको पिक्चर पूरी समझ में आए। ये देखिए ये हमने इसका डेली चार्ट यहाँ पे खोला है, इसको आप ध्यान से देखिए। स्टॉक के लिए अगर ये लेवल टूटता है तो फिर इमीडिएट सपोर्ट 270 रुपए के आसपास है, और ये भी तोड़ा तो फिर ये अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास जो है वो स्टॉक जा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। यहां पर ऊपर में आप देखिए स्टॉक के लिए जो 200 डेज के मूविंग एवरेज की लाइन है उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन भी नहीं किया बनने के बाद, देखिए किस तरीके से नीचे आता गया। राइट नाउ ये लाइन 420 के आसपास ही नजर आ रही है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करके रखो कि यहां पर क्या क्या दिक्कतें हैं। डेली चार्ट भी नेगेटिव है और इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए ये एक सपोर्ट तोड़ के यहां पर इससे बाउंस बैक हुए थे, अब इसको भी तोड़ के नीचे आ गया और यहां से भी ऊपर आना मुश्किल लगता है और ऊपर जाना तो बड़ी बात रही। और इसके नीचे टूटता है तो और गिरावट के संकेत अडानी विल्मर पे हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं करना क्या है, कि अब किया क्या जाए। ये सारी चीज देख ली, वेरी गुड, ये समझ लिया कि हाँ नेगेटिव है, ये है, लेकिन अब करें क्या? ऊपर से फंसे हैं तो क्या करें? और कंपनी में क्या अभी लिया ही नहीं जा सकता, कहीं भाग गया तो ऊपर, फिर क्या करेंगे, है ना? तो अभी क्या करना है उसकी बात करते हैं। पहले उनकी बात जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, मैं मान के चलता हूं ऊपर से ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इन प्राइसेस के आसपास से कहीं से भी, और ज्यादातर 500 से 650 की रेंज है। लिख लो, भले आप कमेंट करके मुझे बता देना 500 रुपए से 650 की रेंज में, आपको ऐसे ही बता देता हूं। इसी रेंज में जो है वो रिटेलर्स का ज्यादा पैसा लगा हुआ होगा, इस रेंज में ज्यादा पैसा रिटेलर्स का लगा हुआ है, इस रेंज में ही इन्वेस्टेड है ज्यादातर लोग। तो आपको बोलेंगे ऊपर से इन्वेस्टेड है तो क्या करें, अभी क्या करना चाहिए, एवरेज कर ले क्या? तो सिंपल सी बात, एक बात समझाता हूं कि पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट करके गलती करी कि बिना स्टॉप लॉस किया एक लॉस मेकिंग कंपनी में। लॉस मेकिंग कंपनी में कम से कम स्टॉप लॉस के साथ काम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी। और यहां पर अगर आपका इन्वेस्टेड है और इतना भाव आपने देख लिया, तो अभी आपको क्या कोई टेक्निकली कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है या कोई रिवर्सल नजर आ रहा है? जी आंसर है नो। तो यहां पे एवरेजिंग का तो सवाल पैदा नहीं होता। एक काम हो सकता है, आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी डूब जाएगी क्या, कंपनी बर्बाद हो जाएगी क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वैल्यूएशंस और नीचे आ सकते हैं, इस बात की संभावना है, लेकिन क्या आएंगे ही इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए हम मंथली एसआईपी कर सकते हैं कुछ छोटे अमाउंट की, ताकि हमारी एवरेज सही बैठे और जैसे ही मौका मिले बाउंस पे तो एक बार हम एग्जिट करें या फिर उसको रिव्यू करें उस टाइम पे कि हमें अब करना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी गलती हो चुकी है तो वो हमें करनी होगी। देखो गलतियां सबसे होती है, मैं आपको आके यहां बताता हूं, ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं करता हूं, मैं भी गलती करता हूं, लेकिन सिंपली बात यह है कि मैं उतनी ही गलती करता हूं जितनी को मैं अफोर्ड कर सकता हूं, ताकि मैं दूसरी गलती भी कर सकूं, वरना मैं एक ही गलती में साफ हो जाऊंगा। तो उतनी ही गलती करो कि आप बचे रहो, जिंदा रहो। छोटी मोटी गलतियां चलेगी, लेकिन बड़ी गलती कर दी तो फिर बहुत दिक्कत होती है, जो इसमें लोगों को हो रही होगी। मेजर प्राइस यहां से फंसा हुआ है, आप लिख लो, कमेंट में मुझे बता भी सकते हो कि यहीं से होगा ज्यादातर लोगों के पास। अब क्या करना है, एसआईपी नीचे आ सकता है तो नीचे आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे, एवरेजिंग अच्छी होगी, आपको चांस अच्छा मिल जाएगा। सेकंड चीज यहां पे बात करते हैं, जो बोलेंगे फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फ्रेश इन्वेस्ट। तो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करता हूं, इज दिस द फंडामेंटल बहुत बढ़िया है क्या? जी नहीं, बहुत बढ़िया तो नहीं है, नो, स्टिल ओके कह सकते हैं। ओके, एज द ब्रांड नेम इज कनेक्टेड विद अडानी, यहाँ पे अडानी का ब्रांड नेम है तो ये अच्छा कह सकते हैं हम कि ओके ओके है, लेकिन बहुत बढ़िया है क्या कि अभी यहाँ पे पैसा लगा दीजिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। वैल्यूएशन जस्टिफाइड आज भी नहीं है। अब फ्यूचर की होप है कि फ्यूचर में ग्रोथ आ जाएगी यार, तो मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फंडामेंटली अच्छे नहीं है। टेक्निकली नो, टेक्निकली भी अभी अच्छा नहीं है, टेक्निकली भी नीचे है। तो फ्रेश इन्वेस्ट करने का पहले तो मुझे ये बताओ रीजन क्या बनता है। अब रीजन खाली किसके लिए बचा? ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स। किसके लिए बचा? ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स। अब कौन करेगा? जिसके टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही स्ट्रांग नहीं, उसमें कौन पैसा लगाएगा? जो रिस्की प्लेयर है, बहुत बड़ा रिस्की प्लेयर है, तो उसको भी क्या करना चाहिए? वो यहां पर एक काम कर सकता है कि भाई साहब थोड़ा बहुत अगर उसको रिस्क लेना है तो यहां पे थोड़ा बहुत वो धीरे धीरे पैसा डालना शुरू कर सकता है, बट वो टोटली रिस्की है। उम्मीद यही रखना कि अगर नीचे आता है 200 के आसपास या 200 के आसपास या 150 के आसपास, तो उतना देखने की हिम्मत हो तभी उसको पैसा डालना चाहिए, वरना नहीं। बॉटम कहाँ है किसी को नहीं पता, अभी ना कोई इंडिकेशंस है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट जिसके फंडामेंटल और टेक्निकल अच्छे नहीं, वो रिस्की प्लेयर करना चाहता है तो फिर रिस्की ही है और उसको समझना होगा। मैं तो फिलहाल कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें ना करूं। हाँ, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है क्या? यहां पे कोई स्विंग ट्रेड बनता है क्या? इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी? जी बन सकती है, 368 के ऊपर, 368 रुपीज के अबव बन सकती है। और फिर भी कह रहा हूं ये भी फॉर रिस्की प्लेयर्स ही होगा, जो ट्रेडर्स हैं
368 के ऊपर आता है तो एक स्विंग ट्रेड बन सकती है जिसमें 300 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ऊपर में 420 और यहां पर 460 और 480 तक के टारगेट्स जो वो देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिए। अगर इसके ऊपर आता है तो फिर वहां पे आपको 420 445 में एग्जैक्ट लेवल लिख देता हूं, 480 प्लस आपको शायद देखने को मिल जाए। ये पॉसिबल है, ये संभावनाएं हैं, तो इसको आपको समझ के काम करना होगा अगर करना चाहो तो। लेकिन ये स्विंग कब है? जब यहां से ऐसे करके आए और इंपॉर्टेंट लेवल उस केस में 300 रुपए रहने वाला है। इसको माइंड में रख के कोई काम करना चाहे तो देख सकता है। लेकिन फिलहाल क्या कोई स्विंग है क्या? राइट नाउ आंसर है नो। तो यहां पर बाय करने की चुल किसको मचेगी? जो रिस्की प्लेयर है उसको मचेगी। और रिस्की अगर लेना है तो भाई साहब एक बार में तो पूरा मत लो, टुकड़ों में उठा लो। अगर उठाना ही है तो कंपनी खराब नहीं है, वैल्यूएशन भी सही नहीं है, ये भी समझो। अब इसके कंपैरिजन में दूसरी कंपनियां भी है जो 500-700 करोड़ की सेल करके 100-150 करोड़ का प्रॉफिट लाती है। बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी। एग्जांपल के लिए शायद आवास फाइनेंशियर्स है जो 400-500 करोड़ की सेल्स करके 100 करोड़ का प्रॉफिट लाती है। तो उसको एनालाइज करो, चेक करो चीजें। आपको जरूरी थोड़ी वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप करो ही, एनालाइज करो पहले, चेक करो और फिर उसमें भी प्लानिंग करो कैसे इन्वेस्ट करना है। पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार में नहीं होता है। तो इसके लिए रिलीफ कब आएगी? बियरिशनेस खत्म होगी 368 के ऊपर और बुलिशनेस बढ़िया वाली कब शुरू होती है? 418 के ऊपर। राइट नाउ क्या है? राइट नाउ अवॉइड बनता है। और अगर 300 को तोड़ा तो 270 और फिर ये जो आईपीओ प्राइस थी जहां लिस्टिंग हुई थी वहां तक भी स्टॉक आने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मैंने समझा दिया कि करा क्या जा सकता है। अब फिर भी अगर किसी को यह है कि रिस्की प्लेयर्स है वो, तो वो अपने हिसाब से जरूर देखें। कोई कंपनियां खराब नहीं होती है, वैल्यूएशंस खराब होते हैं और वैल्यूएशन अच्छे नहीं है। मुझे क्या करना है मैं आपको बता दूं। मैं इसमें स्विंग प्ले कर सकता हूं अगर 368-70 के ऊपर आता है तो 370 के ऊपर आता है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ स्विंग। अगर उस टाइम पैसा हुआ तो हम स्विंग कर सकते हैं। स्विंग करके इन कंपनीज में थोड़ा बहुत कमाना मजा दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा डालना जहां पे न्यूज का फ्लो बहुत ज्यादा रहता है, कभी यहां से अमेरिका से, कभी कहीं से, क्यों भाई? मार्केट में एक ही कंपनी है क्या? दूसरी कंपनियां नहीं है क्या जहां मैं पैसे कमा सकूं? मुझे पैसे कमाने से मतलब है, मुझे पर्टिकुलर चीज से पैसे कमाने से मतलब नहीं है ना? तो मेरे हिसाब से आपको हर चीज क्लियर हुई होगी। मैंने समझाया है कि अडानी विल्मर किस टाइप के लोगों के लिए सही है और किसके लिए नहीं। फिर भी अगर आप फंसे हैं तो उसका इलाज मैंने बताया है क्या हो सकता है। और अगर आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इन चीजों को, तो वेव एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां आप मेरे साथ 1-to-1 सीखते हैं और सीखने के बाद आप लाइफ टाइम हमारे ग्रुप में रहते हैं। लाइफ टाइम ग्रुप में रहने के साथ आपको हमारी नॉलेज, गाइडेंस और एक्सपीरियंस का फायदा जो है वो मिलता रहता है। लेकिन पहले आपको सीखना है, आपको टाइम देना पड़ेगा हमें 1 से 2 महीने का, ताकि आप 1-to-1 सीखें। एक टाइम पे मैं एक इंसान को सिखाता हूं, उसको ही ट्रेन करता हूं और वेव्स की बातें जो है वो हम करते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट लॉक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से एंट्री के लिए आपको ज़ेरोधा एंजल एपस्टॉक्स में अकाउंट खुलाना होगा हमारे लिंक से, और आप व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, या फिर आप चैनल की डायमंड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। गोल्डन नहीं, ओनली डायमंड मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वेव एनालिसिस की जानकारी के लिए कॉल जरूर इस नंबर पर आप कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।